कल्पना कीजिए रात के 2 बज रहे हैं। एक सुनसान हाईवे पर एक कार दौड़ रही है। चारों तरफ घुप अंधेरा है और सिर्फ कार की हेडलाइट्स की रोशनी सड़क के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रही है। और अचानक रोशनी किसी पर पड़ती है। हाँ, अचानक रोशनी सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी एक महिला पर पड़ती है। ओ बाप रे, है ना? और सबसे अजीब बात है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही है। उसके चेहरे पर लंबे बाल गिरे हुए हैं और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो कोई इंसान नहीं है। देखिए, ऐसी घटनाएं किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं और अक्सर जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो इंसान का दिमाग तुरंत कोई ना कोई तर्क या लॉजिक खोजने लगता है। मतलब हमारी समझ बिल्कुल उस अंधेरे में जलती हुई टॉर्च की तरह काम करती है। हाँ, जो सिर्फ एक छोटे से दायरे को रोशन करती है ताकि चीजें समझ में आए। बिल्कुल, ताकि सब कुछ सुरक्षित और विज्ञान के नियमों में बंधा हुआ लगे। लेकिन उस रोशनी के घेरे के ठीक बाहर जो गहरा और खामोश अंधेरा है, वहाँ कुछ ऐसी चीजें छुपकर बैठी हो सकती हैं जिन्हें आप तर्क के सांचों में नहीं ढाल सकते। सही कहा आपने। और आज हम अपनी इस गहरी चर्चा में उसी अंधेरे के एक बहुत ही खौफनाक हिस्से में उतरने वाले हैं। हमारे पास आज जो स्रोत मौजूद हैं, जिनमें ऐतिहासिक दस्तावेज, सदियों पुरानी लोक कथाएं और आधुनिक समय की कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं शामिल हैं। वो सब दक्षिण कोरिया की एक बेहद रहस्यमयी आत्मा की ओर इशारा करते हैं। हाँ, वही जिसे च्योन्यो गुइशन कहा जाता है, जिसे अक्सर वर्जिन घोस्ट ब्राइड या कुंवारी दुल्हन की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस आत्मा की खास विशेषताएं क्या हैं और कैसे पुरानी लोक कथाएं आज के आधुनिक समय की घटनाओं से पूरी तरह मेल खाती हैं। और शुरुआत में ही ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम भूतिया किस्सा नहीं है जिसे सिर्फ डराने के लिए घड़ा गया हो। अगर इसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो ये आत्मा एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक यथार्थ को दर्शाती है। मतलब जब किसी का जीवन अधूरा रह जाता है तब की स्थिति। हाँ, जब समाज की तय की हुई उम्मीदें जीते जी पूरी नहीं हो पाती तो उसका नतीजा कितना भयानक और स्थायी हो सकता है, ये उसका प्रतीक है। ये डर से ज्यादा एक त्रासदी का रूप है मेरी नजर में। इन स्रोतों को खंगालते समय मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी वो इस आत्मा का व्यवहार है। अगर हम पश्चिमी हॉरर कहानियों और फिल्मों को देखें तो उनमें भूतों का एक अलग ही मिजाज होता है। हाँ, वो चिल्लाते हैं या चीजें फेंकते हैं। बिल्कुल, वो लोगों के पीछे भागते हैं और वहां एक तरह का आक्रामक शोर होता है। लेकिन च्योन्यो गुइशन पूरी तरह से अलग है। दस्तावेजों के अनुसार वो कोई शोर नहीं मचाती, वो किसी पर झपटती नहीं है, वो बस बिल्कुल खामोशी से इंतजार करती है। और सच कहूं तो ये जो अनंत और अचल खामोशी है, ये किसी भी चीखने चिल्लाने वाले भूत से कई गुना ज्यादा डरावनी महसूस होती है। उस खामोशी की वो जो परत है वो दरअसल उसके अस्तित्व का मुख्य आधार है। हाँ, क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो जो भी प्रत्यक्षदर्शी इसे देखने का दावा करते हैं, उनका विवरण हमेशा एक खास सांचे में ढला होता है। सही कहा, ये आत्मा हमेशा एक बेहद पीली त्वचा वाली महिला के रूप में दिखाई देती है। उसकी पोशाक पारंपरिक कोरियाई सफेद हम्बोक होती है, जो असल में शोक या मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। और इसके अलावा स्रोतों में उसके बालों का जिक्र बार बार आता है। उसके बाल हमेशा लंबे और काले होते हैं, जो खुले हुए उसके पूरे चेहरे को ढके रहते हैं। और पैर हमेशा नंगे होते हैं। हाँ, नंगे पैर। वो किसी सुनसान पगडंडी पर या किसी खाली इमारत के पास बिल्कुल स्थिर खड़ी मिलती है। उसमें कोई हरकत नहीं होती, जैसे समय उसके लिए पूरी तरह रुक गया हो। ये जो स्थिरता है और बिना हरकत किए खड़े रहने की बात है, इसके तार दरअसल जोजॉन काल के कोरियाई समाज और कन्फ्यूशियस दर्शन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। कन्फ्यूशियस दर्शन? अच्छा। हाँ, उस दौर के इतिहास को समझने से पता चलता है कि मृत्यु को जीवन का पूर्ण अंत नहीं माना जाता था। मृत्यु सिर्फ एक बदलाव था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का नाम। लेकिन आत्मा को शांति से दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए कुछ जरूरी सामाजिक नियम पूरे करने होते थे, राइट? बिल्कुल।
अगर ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर देखा जाए तो प्राचीन कोरियाई समाज में जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं था। एक इंसान का पूरा जीवन उसके पारिवारिक कर्तव्यों और पूर्वजों के प्रति दायित्वों के इर्द गिर्द बुना हुआ था। और विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका बहुत सख्त नियमों में बंधी थी। सटीक विश्लेषण है आपका। उस कन्फ्यूशियन समाज में महिलाओं के लिए विवाह केवल एक सामाजिक विकृत या कोई सामान्य रस्म नहीं थी, ये एक पूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता थी। मतलब समाज का ढांचा ही ऐसा था कि एक महिला की पहचान और उसका सम्मान उसके विवाह से ही तय होता था। द्वारा परिवार के वंश को आगे बढ़ाने से अगर कोई महिला अविवाहित मर जाती थी तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि उसने शादी नहीं की, बल्कि इसका मतलब था कि वो अपने अस्तित्व के सबसे बड़े और एकमात्र उद्देश्य में विफल रही। तो ये विफलता सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विफलता मानी जाती थी। अविवाहित मरने का सीधा अर्थ था कि उस आत्मा का अपना कोई परिवार नहीं है जो मृत्यु के बाद उसकी पूजा कर सके या उसे सम्मान दे सके। एकदम सही। पूर्वजों की पूजा का जो नियम था वो उसे कभी प्राप्त नहीं होता। इसी अधूरेपन के कारण उस आत्मा का ब्रह्मांडीय संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता था, जिसके कारण वो शांति से दूसरी दुनिया में नहीं जा पाती। हाँ, लोक कथाओं के अनुसार वो इसी भौतिक दुनिया में फंस कर रह जाती थी। उसकी खामोशी और स्थिरता असल में उसी लाचारी और दुख को दर्शाती है जो उसे कभी मुक्त नहीं होने देता। आप जानते हैं, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए जब मैं इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही आधुनिक तुलना आई। अच्छा, वो क्या? इसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह देखा जा सकता है। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका अंतिम लक्ष्य एक खास कमांड जैसे विवाह को पूरा करना है। हाँ, समझ रही हूँ। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को वो काम पूरा करने का कमांड कभी मिला ही नहीं। अब वो प्रोग्राम ना तो पूरी तरह बंद हो सकता है और ना ही आगे बढ़ सकता है। वो एक एरर लूप में फंस जाता है। बिल्कुल, एक एरर लूप। वो बस बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है बिना कोई शोर मचाए, बस अपनी जगह पर अटका हुआ। वाह, ये एरर लूप की तुलना बहुत ही बेहतरीन है। च्योन्यो गुइशन सच में एक ऐसी ही एरर लूप में फंसी हुई है। उसका कोड पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो अनंधेरी सड़कों पर खड़ी रहती है दो और उस सम्मान का इंतजार कर रही है जो उसे जिंदे जी कभी नसीब ही नहीं हुए। और यहीं से हमारी ये चर्चा एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला मोड़ लेती है। हम एक ऐसी लोक कथा का विश्लेषण कर रहे हैं जिसकी जड़ें सैकड़ों साल पुरानी हैं, जब समाज का ढांचा बिल्कुल अलग था, जब पक्की सड़कें नहीं थी, मोटर गाड़ियां नहीं थी। सही कहा। लेकिन हमारे स्रोतों में जो आधुनिक समय की घटनाएं दर्ज हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पुरानी दुनिया की लोक कथा और आज की इस तेज रफ्तार दुनिया का जो टकराव है वो असल में हैरान करता है। देखिए, समय और तकनीक के बदलने से इंसानी दुनिया का रूप जरूर बदल गया है। पगडंडियों की जगह अब हाईवे बन गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन आत्माओं के काम करने का तरीका और उनकी मूल प्रवृत्तियां बिल्कुल नहीं बदली हैं। ये बात स्रोतों में दर्ज जॉन नाम के एक व्यक्ति की घटना से पूरी तरह साबित होती है। ये कोई पुरानी सदी का किस्सा नहीं है। जॉन रात के समय एक सुनसान ग्रामीण हाईवे पर अपनी कार चला रहा था। वही घुप अंधेरा जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ बिल्कुल वही। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी थी। और तभी उसे सड़क के किनारे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। दस्तावेजों में बताया गया है कि वो बिल्कुल वही सफेद पोशाक वाली महिला थी जिसका जिक्र सदियों पुरानी लोक कथाओं में होता आया है। सफेद ड्रेस, नंगे पैर और लंबे बाल, जिन्होंने उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल अचल खड़ी थी। अब देखिए, इंसान की पहली प्रतिक्रिया हमेशा तार्किक होती है। हम अनजान चीजों में कुछ जाना पहचाना खोजने की कोशिश करते हैं। हाँ, जॉन को भी यही लगा कि शायद कोई मुसीबत में है या किसी की गाड़ी खराब हो गई है जिससे मदद चाहिए। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की, अपना शीशा नीचे किया और बाहर देखते हुए पूछा, क्या सब ठीक है? क्या किसी मदद की जरूरत है? लेकिन स्वाभाविक रूप से उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया होगा। एक भी शब्द नहीं। महिला ने जरा सी भी हरकत नहीं की। उसने सर उठाकर देखा तक नहीं। उसी पल जॉन को अपने भीतर एक बहुत ही भयानक घबराहट महसूस हुई। वो जो एक झड़झड़ाहट सी होती है हड्डियों में। बिल्कुल वैसा ही, जैसे दिमाग का कोई अलार्म चीख चीख कर कह रहा हो कि यहाँ कुछ बहुत भयानक और गलत है।
बिना एक भी पल गवाए उसने कार का एक्सेलरेटर दबाया और वहां से भाग निकला। उसने सोचा कि मुसीबत पीछे छूट गई है। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उसने अपनी कार के रियर व्यू मिरर में देखा। हाँ, कोई भी सामान्य इंसान यही उम्मीद करेगा कि वो सफेद आकृति अंधेरे में मीलों पीछे छूट चुकी होगी, लेकिन शीशे में सड़क पूरी तरह खाली थी। क्योंकि वो महिला अब सड़क पर नहीं थी, वो उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। सोचकर ही रूह कांप जाती है यार। मेरा मतलब है, बहुत डरावना है। एक बंद कार, रात का अंधेरा, इंसान खुद को सुरक्षित समझ रहा है और तभी उसे पता चलता है कि वो खतरा उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। स्रोतों में इस घटना का जो आगे का विवरण है वो इसे मनोवैज्ञानिक रूप से और भी ज्यादा भयानक बनाता है। जून की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुड़कर पीछे देखे। अचानक कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे हवा में बर्फ घुल गई हो। और फिर उस घुप सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, बहुत ही धीमी, ठंडी और फुसफुसाती हुई आवाज। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम रुके क्यों नहीं? ये लाइन बहुत कुछ कहती है। वो आत्मा किसी पर हिंसक हमला नहीं कर रही, वो बस एक सवाल पूछ रही है जो उसके सदियों पुराने इंतजार का हिस्सा है, जो पूरी तरह दहशत में आ गया होगा। बिल्कुल। उसने कार की रफ्तार और तेज कर दी और बिना पीछे देखे तब तक भागता रहा जब तक वो शहर की तेज रोशनी और भीड़ वाले इलाके में नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद क्या उसने पीछे मुड़कर देखा? हाँ, जब उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो सीट खाली थी, वहां कुछ नहीं था। लेकिन स्रोतों के अनुसार जॉन का कहना है कि उस रात की घटना के बाद से उसने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया, चाहे वो कितने भी लोगों के बीच क्यों ना हो। हाँ, उसे हमेशा ये एहसास होता है कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। देखिए, अगर हम जूनियो की इस घटना और प्राचीन लोक कथाओं का गहराई से तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। परिवेश बदल गया है, घोड़ों की जगह तेज रफ्तार कार ने ले ली है, लेकिन च्योनियो ग्विशन के जो विशिष्ट गुण थे, वो अनंत खामोशी, किसी ऐसे का इंतजार करना जो उसे देख सके, वो आज भी वैसे ही हैं। यानी मेरा वो एरर लूप आज की इस आधुनिक दुनिया में भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है, एकदम वैसे। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर ये आत्मा हॉलीवुड की फिल्मों के उन राक्षसों की तरह बर्ताव नहीं करती, मतलब वो किसी पर झपट नहीं रही है, कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बस खामोशी से खड़ी रहती है या घूरती है, तो इसका असली खतरा क्या है? और स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर ले जाता है, और वो है आध्यात्मिक विवाह या स्पिरिचुअल मैरिज का खौफनाक सिद्धांत। हाँ, ये सिद्धांत सच में इस लोक कथा का सबसे डरावना पहलू है। जैसा कि हमने ऐतिहासिक संदर्भ में समझा, च्योनियो ग्विशन असल में एक साथी की तलाश में है ताकि उसका अधूरा जीवन पूरा हो सके। लेकिन ये दुनिया अब उसके लिए नहीं बनी है। लोक कथाओं के अनुसार उसका मुख्य लक्ष्य किसी ऐसे जीवित इंसान को खोजना है जो उसके अस्तित्व को स्वीकार कर ले, उसे एक्नॉलेज करे। और एक बार जब वो स्वीकृति मिल जाती है तो वो उस जीवित व्यक्ति के साथ एक आध्यात्मिक विवाह करने का प्रयास करती है। लेकिन मैं सोच रहा था, इस स्वीकृति या अस्तित्व को स्वीकार करने का असल मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ उसे देख लेना ही काफी है या उससे बातचीत करना जरूरी है? देखिए, स्वीकृति का ये दायरा बहुत ही सूक्ष्म है। अगर कोई व्यक्ति उसे देखता है और उसके दिमाग में ये विचार पक्का हो जाता है कि हाँ, मेरे सामने कोई मौजूद है, तो वो विचार ही अपने आप में एक स्वीकृति है। अच्छा, मतलब उस मेंटल एक्नॉलेजमेंट से ही काम हो जाता है? बिल्कुल। और ये आध्यात्मिक विवाह कोई रोमांटिक या प्रेम से भरा रिश्ता नहीं है। ये असल में दो ऊर्जाओं का एक बहुत ही खतरनाक और परजीवी या पैरासिटिक बंधन है। आत्मा उस जीवित इंसान की ऊर्जा से जुड़ जाती है। और जब ये परजीवी बंधन बन जाता है तो उस इंसान पर इसका क्या असर होता है? इंसान का व्यवहार और उसकी रियलिटी पूरी तरह से बदलने लगती है। सबसे पहले उसकी नींद खत्म हो जाती है। इसके बाद भयानक मति भ्रम या हाल्यूसिनेशन शुरू होते हैं। व्यक्ति को हर समय ये महसूस होता है कि कोई उसके साथ है और उसे देख रहा है। यानी उसकी शारीरिक ऊर्जा और दिमागी संतुलन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हाँ, और लोक कथाओं का अंतिम निष्कर्ष ये है कि अंततः वो व्यक्ति इस दुनिया से गायब हो जाता है
वो उस आत्मा के साथ उसके खालीपन की दुनिया में हमेशा के लिए खींच जाता है। ये पूरा विवरण हमारे रिसर्च नोट्स में मौजूद एक यूनिवर्सिटी छात्र के मामले की याद दिलाता है। हाँ, वो केस सच में किसी को भी बेचैन कर सकता है। स्रोतों के अनुसार उस छात्र को कुछ दिनों से लगातार एक अजीब सी सफेद कपड़ों वाली महिला दिखाई देने लगी थी। शुरुआत में वो सिर्फ शीशे में एक धुंधली सी परछाई के रूप में दिखी। फिर कुछ दिनों बाद वो हॉस्टल के गलियारे के अंत में खड़ी नजर आई। दिन ब दिन वो उसके करीब आती गई और फिर एक समय ऐसा आया जब वो रोज रात को उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी होने लगी। कोई आवाज नहीं, बस उसे स्थिर होकर घूरती रहती थी। दरअसल वो आत्मा इंतजार कर रही थी कि छात्र कोई प्रतिक्रिया दे। वो उसे एक स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर एक रात उस अनंत सन्नाटे को तोड़ते हुए उस आत्मा ने पहली बार कुछ कहा। उसने छात्र की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? छात्र इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसका पूरा शरीर सुन्न था। लेकिन उसने अपने दिमाग में, अपने मन में सोचा, हाँ। और वो एक मानसिक हाँ ही काफी थी। उसने बिना कुछ बोले भी उस पर जीवी बंधन पर मोहर लगा दी। दस्तावेजों के मुताबिक अगली सुबह वो छात्र अपने कमरे से गायब था। कमरे में हाथापाई या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई सुराग नहीं था कि वो कहाँ गया। सिर्फ उसका मोबाइल फोन उसके बिस्तर पर पड़ा मिला, जो अभी भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसी तरह की एक और अजीब घटना का जिक्र दस्तावेजों में मिलता है। एक व्यक्ति रात के समय सुनसान सड़क से गुजर रहा था जब उसने आगे आगे चलती एक सफेद कपड़ों वाली महिला को देखा। न जाने क्यों, मानो किसी सम्मोहन में वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो अंधेरी सड़कों से होते हुए एक वीरान जगह पर पहुंचे। फिर वो महिला अचानक रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। उस व्यक्ति ने पहली बार उसका चेहरा देखा। स्रोतों में उस चेहरे का वर्णन कैसा किया गया है? वर्णन बहुत ही भयानक है। उसका चेहरा बिल्कुल कागज की तरह सफेद और भावहीन था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था। एक गहरा असीम खालीपन। और फिर वो मुस्कुराई। हाँ, वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी। वो एक पहचानने वाली मुस्कान थी, मानो वो बिना कुछ कहे बता रही हो कि आखिरकार इतने सालों बाद मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मुझे देख सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा और एक संशयवादी या स्केप्टिकल नजरिए से इस पर विचार करना चाहूँगा। जरूर, बताइए। देखिए, इन कहानियों को सुनकर अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सब केवल इंसान के दिमाग का ही कोई जटिल खेल हो? मेरा मतलब है, अगर हम इसे विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो क्या इसे स्लीप पैरालिसिस और सांस्कृतिक प्रभावों का मामला नहीं माना जा सकता? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और ज़रूरी दिशा है। मनोविज्ञान वास्तव में इस तरह की घटनाओं के लिए बहुत सी ठोस व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। अगर हम स्लीप पैरालिसिस के काम करने के तरीके को समझें तो जब इंसान सो रहा होता है उसका शरीर एक तरह से लकवाग्रस्त अवस्था में होता है ताकि वो सपनों के दौरान खुद को चोट ना पहुंचा ले। हाँ, कई बार इंसान का दिमाग तो जाग जाता है लेकिन शरीर सोता रहता है। और इस अवस्था में इंसान का दिमाग कमरे में अजीब और डरावनी आकृतियों की कल्पना करने लगता है। इसके साथ ही एक और मनोवैज्ञानिक कारण होता है परेडोलिया। दिमाग की वो आदत जो अंधेरे या धुंधली चीजों में चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने लगती है। बिल्कुल। तो अगर कोई दक्षिण कोरिया में पला बड़ा है जहां उसने बचपन से ही सफेद कपड़ों वाली डरावनी महिला की कहानियां सुनी हैं, तो उसका दिमाग उसी सांस्कृतिक छवि को उसके सामने खड़ा कर देगा ना। ये तो बस एक गहरी कल्चरल प्रोग्रामिंग और मनोविज्ञान का नतीजा लगता है। आपका ये तर्क बिल्कुल सही है और वैज्ञानिक समुदाय कार्ल यूंग के आर्किटाइप्स के सिद्धांत का भी हवाला देता है। इसके अनुसार सामूहिक अचेतन या कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कुछ छवियां गहराई से बैठी होती हैं। जैसे मौत और शोक का प्रतीक अक्सर सफेद रंग और बिना चेहरे वाली आकृति होती है। हाँ, मनोविज्ञान के अनुसार जब दिमाग गहरे तनाव में होता है तो वो इन्हीं छवियों को वास्तविकता की तरह इंसान के सामने पेश कर देता है और संस्कृति से आकार लेता है। ये तर्क तब तक बिल्कुल ठोस लगता है जब तक हम स्रोतों में दर्ज कुछ खास गवाहियां नहीं देखते।
यहीं पर ये पूरी मनोवैज्ञानिक बहस उलझ कर रह जाती है। वो कैसे? संशयवादी इसे भले ही सांस्कृतिक प्रभाव और स्लीप पैरालिसिस माने, लेकिन ये सिद्धांत उन मामलों की व्याख्या नहीं कर पाता जहां प्रत्यक्षदर्शियों को इस लोक कथा या कोरियाई संस्कृति के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अच्छा, मतलब ऐसे लोगों के अनुभव भी हैं जो इस संस्कृति से पूरी तरह अनजान थे। हाँ, दस्तावेजों में कई ऐसे बाहरी लोगों के मामले सामने आए हैं जिन्हें छियोग्विशन के इतिहास का कोई अता पता नहीं था। उनकी दिमाग में कोई कल्चरल प्रोग्रामिंग नहीं थी, फिर भी उन्होंने बिल्कुल उसी तरह की महिला, उसी विशिष्ट हानबुक जैसी पोशाक, उसी तरह के लंबे बाल और उसी अचल शांत घूरने का अनुभव बताया। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अगर ये सिर्फ दिमाग का पेरिडोलिया या भ्रम होता तो हर इंसान का भ्रम उसके अपने डर या उसकी अपनी संस्कृति के हिसाब से अलग दिखना चाहिए था। लेकिन एक ही विशिष्ट पैटर्न बिना किसी पूर्व जानकारी के अलग अलग लोगों को कैसे दिखाई दे रहा है? सही बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस मामले को सिर्फ मनोविज्ञान के दायरे से बाहर निकालकर एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली वास्तविकता के करीब ले जाता है। और इसीलिए ये जानकारी वाकई में दिमाग की सारी तार्किक दीवारों को हिलाकर रख देती है। अगर सिस्टम में पहले से कोई डेटा मौजूद नहीं है और फिर भी अलग अलग लोगों को वही पुराना एरर लूप दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि वो प्रोग्राम असल में सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि कहीं बाहर भी मौजूद है। बिल्कुल। और अगर इस पूरी चर्चा को हम इसके सबसे व्यापक अर्थ यानी द बिगर पिक्चर में देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि छियोग्विशन केवल लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई कोई भूतिया कहानी नहीं है। ये उससे कहीं अधिक गहरी और प्रतीकात्मक है। ये आत्मा असल में अकेलेपन, उन इच्छाओं जो कभी पूरी नहीं हो सकी और उस जीवन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है जो बीच में ही टूट गया। हाँ, ये हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि किसी समाज की अपेक्षाओं का बोझ कितना भारी हो सकता है। सही कहा। ये दिखाता है कि जीवन में जो अधूरापन रह जाता है उसका एहसास इंसानी मानसिकता पर कितना स्याह प्रभाव छोड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर हम लोक कथाओं पर विश्वास करें तो वो अधूरापन मृत्यु के बाद भी आत्मा को जकड़े रहता है। और ये बात आज के आधुनिक समाज में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आज भी इंसान समाज की उम्मीदों तले दबाव महसूस करता है। हर किसी को सफलता या रिश्तों के एक तय रास्ते पर चलने का दबाव होता है। शायद यही वो मुख्य कारण है कि ये लोक कथा आज भी इतनी प्रभावशाली है, क्योंकि अवचेतन रूप से हर इंसान किसी न किसी तरह के अधूरेपन या अकेले रह जाने से डरता है। हम भले ही तकनीक और विज्ञान में कितने भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन वो जो आदिम डर है, वो अधूरा रह जाने का खौफ आज भी इंसानी स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है। इस गहरी और रहस्यमयी चर्चा को समेटते हुए श्रोतों से ही जुड़ा एक बहुत ही विचारोत्तेजक और अजीब सवाल उभर कर सामने आता है, जो शायद किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। अच्छा, वो सवाल क्या है? हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि इस आत्मा को आगे बढ़ने के लिए या अपना आध्यात्मिक विवाह संपन्न करने के लिए हमेशा एक ऐसे माध्यम की तलाश होती है जो उसके अस्तित्व को स्वीकार कर सके, जो ये मान सके कि हाँ, वो वहां मौजूद है। हाँ, एक ऐसी आंख जो उसे देख सके। और उस गायब हुए छात्र के मामले को याद कीजिए। अगली सुबह उसके कमरे में कुछ नहीं था सिवाय उसके मोबाइल फोन के, जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो फोन असल में उस पूरी घटना का एकमात्र डिजिटल गवाह था। तो जरा सोचिए, आज के समय में हमारे चारों तरफ हर वक्त कैमरे चालू रहते हैं। जेब में रखे फोन के कैमरे, चौराहों पर लगे सिक्योरिटी कैमरे या कारों के डैश कैम। अगर ये आत्मा सिर्फ किसी ऐसे माध्यम की तलाश में है जो उसे देख सके, तो क्या ये संभव नहीं है कि आज के समय में हमारी उन्नत तकनीक, हमारे ये डिजिटल कैमरे, वो नई आंखें बन गए हैं? ये एक बेहद खौफनाक और गहरा विचार है। अक्सर ये माना जाता है कि विज्ञान और तकनीक इंसान को अंधविश्वासों और पुराने डरों से दूर ले जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अनजाने में ही सही हमारे ये डिजिटल कैमरे इन भटकती आत्माओं को पहचान रहे हों और उन्हें वो स्वीकृति दे रहे हों? क्या ये तकनीक इन भटकती और खामोश आत्माओं को हमारी इस भौतिक दुनिया से जोड़ने का एक नया आधुनिक पुल बन रही है? अगर ऐसा सच में हो रहा है
तो इंसान अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जहां हमारे अपने बनाए हुए उपकरण हमें उस धुंधली दुनिया से जोड़ रहे हैं जिसे हमेशा हमारी नजरों से दूर ही रहना चाहिए था। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे इंसान का दिमाग अंधेरे में एक टॉर्च की तरह काम करता है, जो सिर्फ उतना ही दिखाता है जितना हम समझना चाहते हैं। हाँ, वही जली हुई टॉर्च। शायद हमारे आज के कैमरे उस टॉर्च की रोशनी को उस अंधेरे तक ले जा रहे हैं जहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते। और इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि हमारे कैमरे उन्हें देख सकते हैं। सबसे डरावना हिस्सा ये है कि अगर हमारे कैमरे उन्हें देख रहे हैं तो शायद वो भी हमें देख रही हैं।